उदय के पास स्पष्ट रूप से केवल एक कृपाण हड़ताल की ताकत थी, लेकिन उसने कृपाण क्यू की दो किस्में भेजीं। इसके अलावा वे मुश्किल कोणों से आए थे और उनके खिलाफ बचाव करना कठिन था। उदय तुरंत ग्रुप 5 के लिए द्वंद्व युद्ध रिंग का फोकस बन गए। वे सभी भीड़ में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्ति थे। वे सभी उसके द्वारा प्रदर्शित ताकत से चकित थे। उदय की प्रसिद्धि अर्जुन देव से भी आगे निकल गई, यहां तक कि सुमन को भी दबा दिया। हाँ, रोचक। अर्जुन देव ने जागेश को हराने के लिए 4 चालों का इस्तेमाल किया। तभी उदय की मुलाकात जागेश से हो गई। उदय के पास स्पष्ट रूप से केवल एक कृपाण हड़ताल की ताकत थी, लेकिन उसने कृपाण क्यू की दो किस्में भेजीं। इसके अलावा वे मुश्किल कोणों से आए थे और उनके खिलाफ बचाव करना कठिन था। उदय तुरंत ग्रुप 5 के लिए द्वंद्व युद्ध रिंग का फोकस बन गए। वे सभी भीड़ में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्ति थे। वे सभी उसके द्वारा प्रदर्शित ताकत से चकित थे। उदय की प्रसिद्धि अर्जुन देव से भी आगे निकल गई, यहां तक कि सुमन को भी दबा दिया। हाँ, रोचक। अर्जुन देव ने जागेश को हराने के लिए 4 चालों का इस्तेमाल किया। तभी उदय की मुलाकात जागेश से हो गई। अंत में उन्होंने केवल 3 चालों का इस्तेमाल किया। ये जागेश वास्तव में बदकिस्मत है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि ये उदय जानबूझकर अर्जुन देव से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रत्येक प्रतिद्वंदी के खिलाफ केवल 3 चालों का इस्तेमाल किया, अर्जुन देव से सिर्फ एक कम। वो एक युवा है आखिरकार, इसी के लिए वे लड़ते हैं। एक नवागंतुक रैंकिंग सूची की दूसरी रैंक है और दूसरी 9वीं है। वे निश्चित रूप से नहीं चाहते कि अर्जुन देव उन्हें दबाएं। मुझे लगता है कि वो बहुत आकर्षक है, इसके लिए लड़ने का क्या मतलब है? हमें मैच के बाद पता चल जाएगा कि कौन मजबूत है। भीड़ ने चर्चा की। उनमें से अधिकांश ने उदय की प्रशंसा की, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें लगा कि वो बहुत आकर्षक थे। हालांकि चाहे कुछ भी हो, उनमें से अधिकांश ने उदय की ताकत को स्वीकार किया। उन्हें लगा कि वे नवागंतुक रैंकिंग सूची में दूसरे स्थान के पूरी तरह से हकदार थे। अर्जुन देव को इस बात का कोई एहसास नहीं था। उन्हें केवल अपने सामने विरोधियों को हराने की परवाह थी। जब वो एक दिलचस्प प्रतिद्वंदी से मिलता था तो वो उत्साहित महसूस करता था। वो न केवल मैच को जल्दी से समाप्त नहीं करेगा, बल्कि वो धीरे धीरे प्रतिद्वंदी की चालों का स्वाद भी लेगा। ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि उनके बारे में इतना खास क्या था। केवल तब जब अर्जुन देव ताकत में एक बड़े अंतर से एक प्रतिद्वंदी से मिलते थे तो उन्हें लगता था कि ये समय की बर्बादी थी। अपने स्वभाव का अनुसरण करते हुए, अपने हृदय का अनुसरण करते हुए, कृपाण उसके हृदय के अनुसार चली। दिल आकाश में उड़ने वाले स्वर्गीय घोड़े की तरह था और कृपाण भूत की कुल्हाड़ी की तरह थी। दुनिया में कई नायक थे। अर्जुन देव जिस दुनिया से आए थे उसमें एक प्राचीन ऋषि थे जिन्होंने एक बार कहा था कि जब 3 लोग एक साथ चलते हैं तो सीखने के लिए हमेशा कोई ना कोई होता है। यहां तक कि सबसे कमजोर प्रतिद्वंदी के पास भी कुछ चमकदार बिंदु होंगे जो सीखने लायक होंगे। 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता दुनिया के सभी नायकों को इकट्ठा करने का एक दुर्लभ अवसर था। ये अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और खुद को बेहतर बनाने का एक अच्छा अवसर था। जीत बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण था वो था अपने स्वयं के संचय में निरंतर सुधार और अपने क्षितिज का निरंतर विस्तार। जब सब कुछ एक निश्चित सीमा तक जमा हो जाता है तो ये एक धमाके से फट जाता है, जिससे बेहद भयानक मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। बहुत पहले मशहूर हो चुकी सुमन ने ज्यादा शानदार लड़ाइयां नहीं देखीं। वो उदय की तरह क्रूर नहीं था। हालांकि वो एक भी मैच नहीं हारा था। इसके अलावा उसकी ताकत कम नहीं थी। उसकी आंखों में वो थोड़ा मुस्कुराया। इस मामले को दिल पर बिल्कुल भी नहीं लिया। अगला मैच अर्जुन देव बनाम सुमन। समूह 5 के विशेषज्ञों के बीच सच्ची लड़ाई आखिरकार इसी समय शुरू हुई। कुछ किसान जो अन्य अखाड़ों पर ध्यान दे रहे थे, उन्होंने सभी को देखा। उनकी आंखें अधीरता से भर गईं। हालांकि अर्जुन देव की प्रगति चौंकाने वाली थी, लेकिन हर कोई उनके बारे में बहुत उत्सुक था। वे जानना चाहते थे कि अर्जुन देव कितने मजबूत थे और अंत में वो कितनी दूर तक जा सकते थे। सुमन की ताकत के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं। वो एक अनुभवी विशेषज्ञ थे। सुमन छोटी उम्र में ही प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी। पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में उन्होंने अपना स्थान स्थापित किया। वे युवा पीढ़ी के दिग्गज बन गए। उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी और उन्हें एक सुपर संप्रदाय का समर्थन प्राप्त था। ऐसे व्यक्ति को उसका वर्णन करने के लिए अधिक शब्दों की जरूरत नहीं है। सुमन युवा पीढ़ी की एक दिग्गज थीं जो सिम्बा भाटी, वायुश्री और 8 महान वंशजों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। ग्रुप 5 की प्रतियोगिता आखिरकार पर्याप्त महत्व के मैच का स्वागत करने जा रही है। दिग्गज सुमन के खिलाफ नवागंतुक अर्जुन देव। अब ये समय आ गया है कि अर्जुन देव की लगातार जीत समाप्त हो जाए। वरीयता प्राप्त प्रतिभागियों की उपस्थिति के साथ अन्य नवागंतुकों की लगातार जीत भी समाप्त हो गई।
दिग्गजों के हाथों उन्होंने अजेयता की अपनी दंत कथा खो दी। ये सही है, हालांकि नवागंतुक मजबूत हैं, लेकिन उन्हें दिया गया समय बहुत कम है। अनुभवी विशेषज्ञों की तुलना में वे केवल इतने ही हैं। भीड़ का ध्यान आकर्षित करने से पहले दोनों शांति से अखाड़ों में चले गए। उनके हाव भाव ज्यादा नहीं बदले। उदय उन दोनों को घूरने लगा। उसकी आंखों में एक ज्वाला जल रही थी जो स्पष्ट रूप से एक मजबूत लड़ाई की भावना से भरी हुई थी। उसने मन ही मन सोचा, मेरे दो सबसे बड़े विरोधी वास्तव में जल्दी मिले थे। इस बार किस्मत मेरे साथ है। मैं महान किन राष्ट्र के स्वर्गीय कृपाण मंडप का अर्जुन देव हूं। कृपया मुझे कुछ संकेत दें। मैं महान जिन राष्ट्र के सर्वोच्च याशु संप्रदाय की सुमन हूं। कृपया मुझे कुछ संकेत दें। सुमन ने मुट्ठी बांधकर सलामी देने के बाद उसने धीरे से लकड़ी के डंडों को अपने हाथ में घुमाया। उसने छड़ी के सिरे को पकड़ा और अर्जुन देव की ओर इशारा किया। वो आक्रमण करने की जल्दी में नहीं था। अर्जुन देव 2 कदम पीछे हटे और उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ कृपाण की मूठ पर रखा और अपनी निगाह अपने प्रतिद्वंदी के स्टाफ की नोक पर केंद्रित की, जिससे उनके साथ एक सीधी रेखा बन गई। हु दोनों की आभा एक विश्रित हवा में टकराएं, जिससे हर तरफ एक अव्यवस्थित हवा चल रही थी। ठंडी हवा से अर्जुन देव के बाल पीछे की ओर उड़ गए, जिससे उनका नाजुक चेहरा एक नीली पट्टी से बंधा हुआ दिखाई दे रहा था। उनकी अभिव्यक्ति पहले की तरह शांत थी। आसन्न लड़ाई से कोई घबराहट नहीं दिखा रही थी। चूंकि अर्जुन देव की आभा में कोई ओपनिंग नहीं थी, इसलिए वे ओपनिंग ही कर सकते थे। पहली बात तो ये कि सुमन का इरादा अर्जुन देव की आभा में जगह तलाशने का नहीं था। उसने अपना स्टाफ उठाया और आक्रमण करने की पहल की। उसके पैर तुरंत हिल गए। एक कदम के साथ उसने अपना स्टाफ लहराया और तेज हवा चली। जमीन पर सुमन की एक स्पष्ट आपती बहती छाई दिखाई दी। 2 कदम उठाकर सुमन ने अपनी लाठी अर्जुन देव की ओर तान दी। हवा में गड़गड़ाहट हुई और उसने जमीन पर एक और आपती प्रतिछाई दिखाई दी। 3 कदमों के साथ तेज हवा चली और गड़गड़ाहट हुई। जब सुमन ने अपनी लाठी घुमाई तो हवा और गड़गड़ाहट शुरू हो गई। सुमन की आपती प्रतिछाई हवा में ऊंची उठ गई। उसने एक हाथ से अपनी लाठी पकड़ी थी और उसे अर्जुन देव के सिर पर पटक दिया। सुमन 3 कदम आगे बढ़े। प्रत्येक कदम के साथ उन्होंने एक चाल चली। हर कदम के साथ उनकी आभा बढ़ती गई। अंतिम कदम तक उनकी आभा पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उस स्टाफ की ताकत में तेज हवा की गति और गड़गड़ाहट की गर्जना थी। केवल 3 छोटे कदमों में उनकी आभा पहले ही इतने भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। इसके अलावा ये पूरी तरह से नहीं था। पहले 2 कदम इतने सरल नहीं थे जितना कि केवल एक आपती प्रतिछाई। जब अर्जुन देव ने यह स्पष्ट रूप से देखा तो उन्होंने मन ही मन सोचा, यह सिर्फ एक साधारण स्टाफ चाल है, लेकिन इसकी आस्तीन में कई तरकीबें हैं। जैसे ही स्टाफ अर्जुन देव के सिर तक पहुंचने वाला था, अर्जुन देव आगे बढ़े। उन्होंने अपने लूनर शैडो कृपाण को 3 सेंटीमीटर तक खींचा और इस भारी स्टाफ हड़ताल को बम के साथ रोक दिया। जब 2 अत्यंत शक्तिशाली शक्तियां टकराईं तो एक शक्तिशाली ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। अदृश्य लहरों के घेरे तितर-बितर हो गए और ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष में सिकुड़न दिखाई दे रही है। शॉकवेव बढ़ गई और तेज हवाएं चलने लगीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अर्जुन देव के पीछे 7 ठंडी हवाएं दिखाई दीं, जो धीरे धीरे दूर तक बह रही थीं। कुछ नहीं से कुछ बनाना, तोड़ देना। बढ़ती ऊर्जा ने हवा और बिजली की शक्ति को वहन किया। बैंग! इसने अर्जुन देव, जो अभी भी खड़े थे, को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जब लकड़ी का कर्मचारी जमीन पर उतरा तो उसने तुरंत एक दरार पैदा कर दी जो लगातार फैलती रही। ड्रैगन की किस्में दरार से फैल गईं। ड्रैगन की दहाड़ विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म से आई। हवाएं चलीं, बादल मचल रहे और आकाश का रंग बदल गया। दर्शक में बैठे किसान ठंडी हवा के झोंके में चुसे हुए खड़े हैं। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में दरार पैदा करने में सक्षम होने के लिए ये कर्मचारी हड़ताल कितनी मजबूत थी। यहां तक कि ड्रैगन की भी लीक हो गई। हालांकि सुमन ने कसकर भौहें चढ़ा ली। उसने अपना स्टाफ वापस ले लिया और बुदबुदाया, क्लोन? तेज हवा रुक गई और धूल बिखर गई। सुमन ने ऊपर देखा और अखाड़े के किनारे पर अर्जुन देव की 7 आकृतियां देखीं।
उसने केवल 3 सेंटीमीटर तक अपनी लूनर शैडो कृपाण खींची थी, लेकिन अब उसने ये सब खींच लिया था। अखाड़े में रेफरी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसने आश्चर्य से मन ही मन सोचा, उसने कब चालें बदलीं? अप्रत्याशित रूप से मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दहाड़, दहाड़। ड्रैगन की दहाड़ के साथ 7 आकृतियां ठंडी हवाओं में बदल गईं। उनके हथियार दिखाई नहीं दिए और उनकी हत्या का इरादा छिपा हुआ था। सुमन पर 7 ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिनमें सौम्यता के निशान थे। ठंडी हवा, केवल ठंडी हवा देख रही है और कृपाण नहीं। सुमन के चेहरे पर गंभीर भाव थे। हल्की हवा उसे बिल्कुल भी गर्मी नहीं ला सकती थी। कर्मचारी बाढ़ ड्रैगन की तरह इधर उधर घूमते रहे, ऊपर और नीचे नाचते हुए, एक असीम तेज हवा को लात मारते हुए। सुमन 7 कदम पीछे हट गईं। प्रत्येक कदम के साथ वो अपने पीछे एक आफ्टर इमेज छोड़ गए। आसमान में गड़गड़ाहट हुई। डैंग, डैंग, डैंग। इससे पहले कि दर्शक स्टैंड में काश्तकार प्रतिक्रिया कर पाते, विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म से 7 भिनभिनाहट की आवाजें आईं। आवाजें कान फाड़ रही थीं और ध्वनि तरंगें गड़गड़ाहट की तरह थीं। वे विंड क्लाउड बैरियर से गुजरे और भीड़ के कानों तक पहुंचे। उन्हें लगा कि उनके कान के पर्दे कांप रहे हैं और कुछ दर्द हो रहा है। हर कोई भयभीत था, उनके दिलों में डर महसूस हो रहा था। यदि विंड क्लाउड बैरियर के लिए नहीं तो हर कोई अस्थायी रूप से अपनी सुनवाई खो देता। ये दोनों माक्षस कितने मजबूत थे। रोमिंग ड्रैगन के 9 परिवर्तन, विलय। अनंत 100 परिवर्तन, विलय। दोनों एक ही समय में चिल्लाए। उसी पल में अर्जुन देव का क्लोन और सुमन की आफ्टर इमेज मिल गईं। इस कर्मचारी की हड़ताल ने हवा और गड़गड़ाहट की चरम स्थिति को आगे बढ़ाया। 7 आफ्टर इमेज की शक्ति का उपयोग करते हुए ये स्थान को इस तरह से फाड़ दिया जैसे एक ऊंचा पहाड़ क्रूरता से टूट रहा हो। भारी गति। भारी गति क्या थी? ये कर्मचारी की हड़ताल भारी गति थी। तेज हवाएं चलीं, गड़गड़ाहट शुरू हो गई। हवा और गड़गड़ाहट एक साथ गरज रहे थे। गड़गड़ाहट ने असीम आभा को साकार करने के लिए हवा की शक्ति का उपयोग किया। भारी बल। एवरलास्टिंग स्टाफ तकनीक की हर बात की आफ्टर इमेज सुमन का चरम आक्रमण था। अब जबकि 7 आफ्टर इमेज मिल गए हैं तो सुमन की आक्रमण शक्ति 7 गुना बढ़ गई है। आक्रमण शक्ति में 3 गुना वृद्धि विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म को फाड़ सकती है और ड्रैगन की को बादलों में उड़ने का कारण बन सकती है। हवाएं चलीं, बादल मचल रहे और आकाश का रंग बदल गया। उस स्थिति में आक्रमण शक्ति में 7 गुना वृद्धि के बारे में क्या? सुमन बहुत मजबूत थी, हालांकि अर्जुन देव इससे कमजोर कैसे हो सकते हैं? पहले से हत्या के इरादे ने उस क्षण विस्फोट कर दिया जब 7 आफ्टर इमेज मिल गई। तीखे हत्या के इरादे ने असीम रक्त के समुद्र में बदल दिया। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में हवा जमती हुई सी लग रही थी। सुमन की कर्मचारी हड़ताल, जिसमें एक असीम आभा थी, इस हत्या के इरादे की बाधा के तहत धीमी हो गई। जब दर्शक स्टैंड में बैठे काश्तकारों ने दूर विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में लाल रंग की हवा देखी तो उन सभी ने महसूस किया कि उनके दिल धड़क रहे हैं। ये कल्पना करना आसान है कि हत्या के इरादे से बंद सुमन किस प्रकार का दबाव झेल रहा है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त से बहुत दूर है। आपके पास हवा और गड़गड़ाहट की चरम स्थिति है, जिससे गड़गड़ाहट को हवा की ताकत उधार लेने की अनुमति मिलती है, जिससे वो एक असीम आभा को साकार कर सकती है। इसका उपयोग दूसरों को दबाने के लिए करती है। मेरे पास भी गड़गड़ाहट की स्थिति है। इसके अलावा ये तुमसे अधिक मजबूत और अधिक निर्दयी है। मैं तुम्हारी असीम आभा से क्यों डरूंगा? दूसरों को इसका उपयोग करने से क्यों डरूंगा? थंडर एम्परर वैली में अर्जुन देव ने थंडर किंग की गड़गड़ाहट की अमर इच्छा की विरासत प्राप्त की थी। इस समय अर्जुन देव ने अपनी गड़गड़ाहट की स्थिति को पूरी तरह से उजागर कर दिया। गड़गड़ाहट की चरम समाप्ति स्थिति, जिसमें नरसंहार की चरम स्थिति के साथ अमर का एक निशान था। लंबी कृपाण पर एक अत्यंत भयानक लाल रंग की बिजली बन गई। अर्जुन देव के शरीर में क्रिस्टल की भंवर बेहद तेजी से घूमा, जिससे लाल रंग की बिजली और भी अजीब और भयानक लग रही थी। बूम! जैसे ही दोनों के आफ्टर इमेज और क्लोन मिल गए, लकड़ी का कर्मचारी और कृपाण जल्दी से टकरा गए। एक तेज आवाज गूंजी। हर किसी के कान, जो पहले ध्वनि तरंगों से प्रताड़ित थे, अस्थायी रूप से सुनने की क्षमता खो देते। केवल कुछ मजबूत किसान ही बच पाए। दहाड़, दहाड़, दहाड़। जमीन पर दोनों के नीचे विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर दरारें फैल गईं।
ड्रैगन की लगातार निकलती रही। ड्रैगन की दहाड़ बिना अंत के गूंजी। आसमान में घने बादल मंथन किए बिना नहीं रह सके। बैंग, बैंग, बैंग। दोनों जल्दी से पीछे हटे। उनके मुंह के किनारों से खून निकल रहा था। जाहिर है उन्हें कुछ आंतरिक चोटें आई थीं। अर्जुन देव स्थिर खड़े होने से पहले 10 कदम पीछे हटे। जहां तक सुमन की बात है, वो 15 कदम पीछे हटने के बाद ही स्थिरता से खड़ा हो सका। उनकी अभिव्यक्ति अर्जुन देव से भी ज्यादा भद्दी थी। एक ने भौतिक शरीर की खेती नहीं की और दूसरे के पास एक मजबूत भौतिक शरीर था। जब एक समान रूप से मेल खाने वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा तो ये स्पष्ट था कि सबसे अधिक नुकसान किसे हुआ। सुमन ने अपने होठों के किनारे से खून पोंछा और एक फीकी मुस्कुराहट प्रकट की। उन्होंने कहा, जब से मैं एवरलास्टिंग स्टाफ तकनीक में महान पूर्णता तक पहुंचा हूं, एक ही पीढ़ी में कोई भी मुझे आक्रमण शक्ति में हरा नहीं सकता। आप पहले हैं। अर्जुन देव ने धीरे से लूडर शैडो कृपाण को लहराया और मंद मुस्कुराया। तुम भी वही हो। मेरी गड़गड़ाहट की स्थिति और नरसंहार की स्थिति के साथ पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की छठी परत के साथ आप अकेले हैं जो खड़े होकर बोल सकते हैं। जैसे ही ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, उन दोनों ने एक दूसरे की सराहना की और शांति से एक दूसरे का सामना किया। हालांकि उनके पास विजय की बहुत महत्वाकांक्षा नहीं थी। वे शांत और उदासीन दिखाई देते थे। ये लड़ाई महज एक मार्शल आर्ट प्रतियोगिता थी। बैंग। सुमन ने अपनी छड़ी पकड़ी और इसे इधर उधर लहराया। गड़गड़ाहट हुई और तेज हवा चली। फिर उसने जमीन पर जोर से पटक दिया। उसकी आभा तेजी से इकट्ठी हुई और वो चिल्लाया, फिर से। चिरंजीव मृग तृष्णा। सुमन ने अपनी लंबी और भारी छड़ी को ऊपर नीचे लहराया। पलक झपकते ही उसने 3 आफ्टर इमेज बनाए। प्रत्येक आफ्टर इमेज की अलग आभा थी। एक बाढ़ ड्रैगन की तरह था जो दुनिया पर शासन करते हुए क्रूरता से दहाड़ रहा था। एक सुनहरे सांप की तरह था जो बिजली की तरह उड़ रहा था। एक चील की तरह था जो बादलों को चीरते हुए अपने पंख फैला रहा था। आफ्टर इमेज 3 चापों में बदल गए और तेजी से अर्जुन देव पर उड़ गए। जैसे ही वे करीब आए, 3 आफ्टर इमेज मिल गए और 3 आभा वाले कर्मचारियों के साथ हैक कर गए। अर्जुन देव ने कृपाण उठाई और अपना बायां हाथ कृपाण पर रखा। फिर उसने तेजी से उसे ऊपर की ओर खिसका दिया। उसके पैरों के नीचे एक लाल रंग का वुकुई फूल खिला। जब उसकी उंगली कृपाण की नोक को ब्रश करती है तो खून के रंग के फूल की कली अचानक बंद हो जाती है। बैंग। लंबी छड़ी फूल की कली से टकराई, जिससे जमीन पर दरारें पैदा हो गईं, लेकिन खून के रंग के फूल की कली में ज्यादा बदलाव नहीं आया। ये कदम अर्जुन देव का सबसे मजबूत रक्षात्मक कदम था। इस कृपाण तकनीक की ताकत भी बढ़ती जाएगी क्योंकि उसकी गड़गड़ाहट की स्थिति और नरसंहार की स्थिति बढ़ती गई। अब ये उसी पीढ़ी के एक किसान के हमले से बचाव के लिए पर्याप्त था। वो क्वी ब्लॉसम फूल की कली के भीतर अर्जुन देव ने हाथ की मोहरें बनाई और लाल रंग के फूल की कली तुरंत खिल गई। इसने एक मजबूत विस्फोटक बल का उत्पादन किया और सुमन को वापस गिरा दिया, जो दूसरी स्टाफ हड़ताल भेजने की तैयारी कर रही थी। फूलों की पंखुड़ियां हवा में भर गईं और हवा में नृत्य किया। अर्जुन देव ने फूल की कली से छलांग लगाई और अपनी गति बढ़ाने के लिए फूलों की पंखुड़ियों की अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर वो सुमन का पीछा करता है। जब सुमन का सामना अर्जुन देव से हुआ, जिनकी गति 20% बढ़ गई थी, तो वो कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने गति में अर्जुन देव का मुकाबला नहीं किया। फूलों की पंखुड़ियों के बीच सुमन अपने मूल स्थान से नहीं हिली। हालांकि उनके हाथ में स्टाफ लगातार चलता रहा। उन्होंने सभी प्रकार की आभा को साकार करने के लिए अनंत मिराज का उपयोग किया, जिससे अर्जुन देव के सभी हमलों को अवरुद्ध कर दिया गया। हालांकि अगर कोई बहुत लंबे समय तक बचाव करता है तो वो हार जाएगा। अर्जुन देव के पास फूलों की पंखुड़ियों में गति का लाभ था। इसके अलावा उसके पास नरसंहार और गड़गड़ाहट की स्थिति थी। कोई भी उसे हमेशा के लिए ब्लॉक नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से सुमन इस सिद्धांत को समझता था। उसका चेहरा डूब गया और उसने पीछे हटने के सभी साधनों को काटने का फैसला किया। एक चाल में जीत का फैसला किया। सुमन मन ही मन फूट फूट कर मुस्कुराई। हालांकि उसे उम्मीद थी कि उससे पहले व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन एक मजबूत प्रतिद्वंदी होगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस व्यक्ति से निपटना इतना मुश्किल होगा। अपनी लगभग स्वर्ग विरोधी आक्रमण शक्ति के तहत वो वास्तव में इसे रोकने में सक्षम था। एवरलास्टिंग फैंटम ने जो विभिन्न आभा प्रकट की थीं, वे भी इस अजीब पंखुड़ी की गति लाभ से ऑफसेट थीं। अब सुमन को मजबूर होकर उस हत्या की चाल का उपयोग करना पड़ा, जिसका उपयोग उसने 8 कुलीन कबीलों के वंशजों से निपटने के लिए किया था।
स्वर्ग और पृथ्वी को उछालना। अचानक सुमन भयंकर रूप से चिल्लाई और उसके हाथ में स्टाफ तेजी से घूमने लगा। उसकी आभा बढ़ गई। एक अप्रतिरोध्य तेज हवा चली और हवा में फूलों की पंखुड़ियां तुरंत बिखर गईं और जमीन पर गिर गईं। आकाश के रूप में स्वर्ग, पृथ्वी के रूप में कुन। पृथ्वी की शक्ति और आकाश की शक्ति का उपयोग करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी को उछालना। जैसे जैसे स्टाफ घूमते गए, सुमन की आभा लगातार बढ़ती गई। जब उनकी आभा अपने चरम पर पहुंची तो उनके हाथ में मौजूद स्टाफ बिना हिलने की आवश्यकता के अर्जुन देव पर उड़ गया। जैसे ही स्टाफ ने उनका हाथ छोड़ा, सुमन का रंग फीका पड़ गया। उन्होंने इस कदम पर बहुत अधिक प्रयास किया था। यदि वो अभी भी अर्जुन देव को नहीं हरा सकता था तो वो केवल हार स्वीकार कर सकता था। स्वर्ग और पृथ्वी को उछालते हुए ये कदम, जिस पर सुमन ने अपना सारा प्रयास खर्च किया था, ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। आकाश की शक्ति का उपयोग करने और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करने का साहस करने के लिए ये कुछ नहीं था जो कोई भी कर सकता था। ची ची सारी ऊर्जा कर्मचारियों की नोक पर इकट्ठी हो गई। फिर कर्मचारियों के चारों ओर धुंधली स्थान बिखर गई। अंत में स्थान में एक काला बिंदु दिखाई दिया, जैसे सफेद कागज के टुकड़े पर हो। स्थान में एक छोटी दरार आ गई। एक झटके से लकड़ी की छड़ी शून्य के माध्यम से छेद गई। इस छड़ी ने वास्तव में शून्य को नष्ट कर दिया। हालांकि ये केवल एक छोटी सी दरार थी, लेकिन इसने वास्तव में शून्य खोल दिया था। दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी कस्तकारों ने हैरानी से अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उदय भी चौंक गया। सीटेड दर्शक दीर्घा में मौजूद समर्थ शर्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। वो बुदबुदाया, स्वर्ग और पृथ्वी को उछालना, ठीक है। इस कदम से सुमन इस 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में कुछ कदम आगे बढ़ने में सक्षम होगी। यहां तक कि स्थान भी बिखर गया। ये ऐसी चीज है जो केवल एक मार्शल सम्राट ही कर सकता है। सुमन ने इसे कैसे किया? ये स्वर्ग और पृथ्वी को उछालना है, जो सर्वोच्च याशु संप्रदाय की विरासत में मिली गुप्त तकनीक है। इसकी आक्रमण शक्ति अतुलनीय रूप से मजबूत है। अप्रत्याशित रूप से सुमन इसे अभ्यास करने में कामयाब रही। हालांकि वो इसे अपनी इच्छा से उपयोग करने में बहुत दूर है। अर्जुन देव हारने वाले हैं। ये कदम स्थान को चकनाचूर कर देता है और बिना किसी निशान के गायब हो जाता है। इसे चकमा देने का कोई तरीका नहीं है। वो इसे चकमा नहीं दे पाएगा। दर्शक दीर्घा में मौजूद कई कस्तकारों को लगा कि ये अफसोस की बात है। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन देव एक नौसिखिए के रूप में अपनी ताकत का उपयोग एक विशाल पर पासा पलटने के लिए करने वाले थे। कौन जानता था कि सुमन अचानक से ऐसा कदम उठाएंगी। यहां तक कि कई अवर ग्रेड मार्शल सम्राट भी, जिन्होंने सार को समझा था, इसे रोकने में सक्षम नहीं होंगे। अर्जुन देव अपने छोटे परिशुद्ध अर्ध मार्शल मोनार्क कृषि से इसे कैसे रोक सकते थे? हवा में ऊपर अर्जुन देव के गंभीर भाव थे। वे दर्शक की अपेक्षा की तरह घबराए नहीं थे। यदि अर्जुन देव केवल आधे कदम मार्शल सम्राट होते, भले ही उन्होंने हेवन रैंक की कृषि तकनीक अपनाई थी, अगर वे इस कदम को जबरदस्ती रोकते तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाते। सबसे अच्छी बात यह होती कि ये मैच ड्रॉ में समाप्त होता। हालांकि अर्जुन देव अलग थे। उनकी विशाल कृषि के अलावा उनका भौतिक शरीर रुद्र भाटी से बहुत कमजोर नहीं था। आकाश शरीर तपन कला की सहायता से वे रुद्र भाटी जैसे महान पूर्णता भौतिक शरीर साधक से बहुत कमजोर नहीं थे। अपनी भौतिक शरीर की ताकत से ही अर्जुन देव का मुक्का 6 लाख किलोग्राम तक पहुंच सकता था। यदि वो अपने सार और वाइटल क्यू को मिला दे तो उनका पंच 5 लाख किलोग्राम तक पहुंच सकता था। यहां तक कि रुद्र भाटी भी इसे हासिल नहीं कर सकते थे। का जैसे ही लकड़ी के डंडे ने स्थान को चकनाचूर कर दिया, अर्जुन देव ने उसे मयान कर लिया। फिर उसने लापरवाही से लूनर शैडो कृपाण को हवा में ऊपर उछाल दिया। वो क्या कर रहे हैं? क्या वे मौत की तलाश कर रहे हैं? दर्शक दीर्घा में मौजूद सभी कस्तकारों ने संदेह से पूछा। अर्जुन देव के शरीर में सभी महत्वपूर्ण क्यू बढ़ रहे। आकाश शरीर तपन कला और पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन एक ही समय में बढ़ गए। सार और वाइटल क्यू तुरंत मिल गए, जिससे एक मजबूत बल पैदा हुआ। अर्जुन देव का पूरा शरीर उमड़ गया। अर्जुन देव के शरीर से भिल्लियां भुनने की सनसनाहट आई। फू! अचानक अर्जुन देव के सामने 1 मीटर की दूरी पर स्थान में एक छोटा सा छेद हो गया। मोटी और भारी काली लकड़ी का आधा हिस्सा दिखाई दिया और उसके चेहरे की ओर टूट गया। कर्मचारी की नोक पर बल बहुत अधिक था। जैसे ही ये प्रकट हुआ, वैसे ही ये अपने साथ हवा का एक झोंका लाया, जो अर्जुन देव की ओर बढ़ा। हवा में एक मजबूत बल था और जब ये अर्जुन देव के शरीर से टकराया तो ये ऐसा था जैसे कई ब्लेड उस पर फिसल रहे हो। क्लियर विंड रोप पर कई छोटे आंसू दिखाई दिए, जिससे वे फटे हुए हो गए। हालांकि जब हवा के ब्लेड अर्जुन देव की त्वचा से टकराए तो उन्होंने पिंग पिंग की आवाज दी, जैसे वे स्टील से टकरा रहे हो। निडर ड्रैगन रुख, मेरे लिए पीछे हटना, अर्जुन देव ने चिल्लाया और अपना दाहिना हाथ मुट्ठी में कस लिया।
उसके शरीर में विशाल सागर जैसी शक्ति तुरंत बढ़ गई। जब अर्जुन देव ने मुक्का मारा तो अजगर की दहाड़ गूंजी। ये ड्रैगन दहाड़ बहुत पेरिंग थी। इसने अजगर की भूमिगत से आने वाली ड्रैगन दहाड़ को तुरंत दबा दिया। उसकी मुट्ठी की नोक पर एक नीला ड्रैगन सिर दिखाई दिया। अर्जुन देव ने कोई भय नहीं दिखाया। जब उसने स्टाफ की नोक पर अपनी मुट्ठी पटकी, बैंग, एक भयानक आवाज सुनाई दी। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर फिर से दरारें पड़ गईं। असीम ड्रैगन क्यूब बाहर निकल गया। तेज हवा में ड्रैगन की दहाड़ अनंत रूप से गूंजी। अर्जुन देव ने एक मुंह से खून की उल्टी की और हवा में 10 कदम पीछे हट गए। लकड़ी का स्टाफ जिसमें दुनिया की शक्ति थी, वास्तव में भीड़ की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने एक छोटा कदम पीछे हट गया। ये कैसे हो सकता है? स्वर्ग और पृथ्वी को उछालना वास्तव में वापस खटखटा दिया गया। जब दर्शक दीर्घा में बैठे कस्तकारों ने यह चौंकाने वाला दृश्य देखा तो वे खड़े हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि समर्थ शर्मा ने उदासीनता से कहा, दुनिया की शक्ति लंबे समय तक चलने वाली है, इसे इतनी आसानी से कैसे वापस खटखटाया जा सकता है? वास्तव में जो भारी लकड़ी का डंडा आधा मीटर पीछे गिर गया था, वे एक क्षण बाद हवा से उड़ गया, दुनिया की और भी मजबूत शक्ति लेकर अर्जुन देव की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन देव की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी। उन्होंने कहा, तो बात इसी तरह की है। फिर से आने वाले कर्मचारी का सामना करते समय अर्जुन देव ने अपने शरीर में सभी ऊर्जा को संचालित करने में संकोच नहीं किया। फिर उन्होंने एक और निडर ड्रैगन फिस्ट भेजी। संसार की शक्ति डंडे की नोक से अर्जुन देव की ओर नदी की तरह बहती थी। अर्जुन देव ने एक बड़े मुंह से खून की उल्टी की, हालांकि उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी बाईं मुट्ठी भींच ली और एक पल में फिर से मुक्का मारा। बैंग, 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 बैंग। बिजली से भी तेज आवाज लगातार गूंज रही थी। अपनी ताकत का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने अपने वाइटल क्यू और एसेंस को मिला दिया, जैसे वे विश्व की शक्ति को ले जा रहे लकड़ी के डंडे से टकराए। संसार चक्कर लगाता रहा और पूरा विंड क्लाउड अरीना हिलने लगा। सबकी चकित निगाहों के सामने अर्जुन देव ने टॉसिंग हेवन एंड अर्थ तकनीक की अद्वितीय तीक्ष्णता और अद्वितीय शक्ति को रोक दिया। अर्जुन देव के क्यू और खून बह गए और उनके आंतरिक अंगों में घाव हो गए। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति शांत रही। अगर मुझे जीतना है तो मुझे निर्दयी होना होगा। मुझे अपने दुश्मन से भी अधिक निर्दयी और खुद के प्रति और भी अधिक निर्दयी होना होगा। अर्जुन देव के मन में केवल एक ही विचार था, आक्रमण करते रहना, आक्रमण करते रहना। यदि आप आकाश की शक्ति का उपयोग करते हैं तो मैं एक मुक्के से आकाश को चकनाचूर कर दूंगा। यदि आप पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करते हैं तो मैं एक मुक्के से पृथ्वी को चकनाचूर कर दूंगा। आकाश, पृथ्वी मुझे नहीं रोक सकती। अर्जुन देव ने भयंकर रूप से चिल्लाया और उसके हाथों के 24 एक्यूपॉइंट खुल गए। 2 ब्लू ड्रैगन टैटू धीरे धीरे बढ़े और निडर ड्रैगन मुट्ठी की ताकत में एक और 20% की वृद्धि हो गई। अर्जुन देव ने बिजली की तरह अपनी मुट्ठियां चलाईं। कोई बात की तस्वीर नहीं देखी जा सकी। 1 मुक्का, 2 मुक्का, 3 मुक्का, 4 मुक्का, कुल 81 मुक्के। अर्जुन देव का रंग पहले से ही इतना पीला था कि वो खून से रहित हो गया। दुनिया की शक्ति को ले जा रही लकड़ी का छड़ी अंत में एक धमाके के साथ फट गई। लकड़ी की छीपें हवा में भर गईं, जिसमें दुनिया की असीम शक्ति थी। उन्होंने एक भयानक शॉकवेव बनाई। अर्जुन देव जो समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके, विंड क्लाउड बैरियर से टकरा गए। अर्जुन देव ने अपने शरीर के चोटों को दबाया और विंड क्लाउड बैरियर पर जोर से पटका। जैसे ही शॉकवेव बढ़ी, अर्जुन देव के फटे हुए सफेद वस्त्र कैटकिन की तरह लहरा रहे थे। उसने धीरे से अपना बायां हाथ लहराया और हवा में लूनर शैडो कृपाण उसकी मुट्ठी में वापस लौट आई। अर्जुन देव हल्का सा मुड़ा और जमीन पर गिर गया। जब सुमन ने अपनी गर्दन पर ठंडी कृपाण देखी तो उसने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे धीरे कृपाण को बगल में धकेल दिया। उन्होंने कहा, सुमन पर्याप्त कुशल नहीं है। आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हार थी। सुमन बहुत लापरवाह नजर आ रही थी। उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया। ये कहने के बाद कि वो पर्याप्त कुशल नहीं था, वो फूट फूट कर मुस्कुराया और अखाड़े से बाहर चला गया। सुमन हार गई। पिछली 5 राष्ट्र युवा प्रतियोगिता में 9वें स्थान पर सर्वोच्च याशु संप्रदाय की दिग्गज खिलाड़ी एक नवागंतुक से हार गई थी। दर्शक स्टैंड में कई किसान अभी भी लड़ाई के विवरणों को आस्वाद ले रहे थे। जब उन्होंने सुमन की कुछ उजाड़ आकृति को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि सुमन हार गई थी। इस 5 नेशन यूथ कंपटीशन में अर्जुन देव ने पहले यूथ दिग्गज को हराया था। इसके अलावा वो पहली बार प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक नवागंतुक थे। कई मजबूत लोग हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि सुमन अर्जुन देव की जीत का सिलसिला खत्म कर देगी। कौन जानता था कि सुमन अर्जुन देव की सीढ़ी बन जाएगी, जिससे अर्जुन देव की प्रसिद्धि बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा, यहां तक कि सुमन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसे में उनकी जीत का सिलसिला कौन खत्म कर सकता है?
क्या केवल 8 महान कुलों की प्रतिभाएं ही ऐसा कर सकती हैं? ये कहना मुश्किल है। अर्जुन देव ने अभी तक उदय से लड़ाई नहीं की है। उदय ने केवल हिमशैल के सिरे का खुलासा किया है। शायद उदय अर्जुन देव को हरा सकते हैं। हाँ, ऐसे में क्या आपको लगता है कि अर्जुन देव ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया? जब दर्शक स्टैंड में बैठे साधकों ने अर्जुन देव को अखाड़े से उतरते देखा तो उन सभी की अर्जुन देव की ताकत के बारे में अलग अलग राय थी। वे अब उन्हें युवा पीढ़ी के एक दिग्गज के रूप में देखते थे। इस सबसे चमकदार 5 नेशन यूथ कंपटीशन में अर्जुन देव ने शीर्ष 10 में स्थान बनाने की ताकत हासिल की। वो सिम्बा भाटी, समर्थ शर्मा और समर केतु से ही कमतर थे। अर्जुन देव के पास शीर्ष 5 में शामिल होने का एक अच्छा मौका भी हो सकता है, जो इस 5 नेशन यूथ कंपटीशन में सबसे चमकदार डार्क हॉर्स बन सकता है। चकाचौंध करते हुए अर्जुन देव बेहद थका हुआ महसूस करते हुए अपने दर्शक स्टैंड पर लौट आए। वो तुरंत क्रॉस लेग बैठ गया और अपनी चोटों का इलाज करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इस युद्ध में अर्जुन देव को काफी आंतरिक चोटें आई थीं। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि उन्हें 800 हताहत हुए थे, हालांकि उन्हें 500 हताहत फिर भी हुए थे। मत हिलो, मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी चोटों का इलाज करूंगी। पीछे से एक कोमल आवाज आई। ये जेड मेडन पीक की आधी ऋषि शैन मंजुन की थी। उसने व्यक्तिगत रूप से अर्जुन देव की चोटों का इलाज करने के लिए अपनी खेती का उपयोग करते हुए एक कदम उठाया था। जेड मेडन पीक स्वर्गीय कृपाण मंडप की कीमिया चोटी की चोटी थी। शैन मंजुन जेड मेडन पीक की एक प्राचीन आकृति थी। उसका इलाज अर्जुन देव की तुलना में बहुत तेज था। अर्जुन देव ने उसे रोकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसने उसे विशाल सर्वोच्च चास्ता को धीरे धीरे अपने शरीर में डालने की अनुमति दी। अभी भी कई कठिन लड़ाइयां लड़नी बाकी थीं। स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा होगा यदि कोई वरिष्ठ उसकी मदद करे। जहां तक सुमन की बात है तो उसे अर्जुन देव से बेहतर इलाज मिला। कुछ सर्वोच्च याशु संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों ने मिलकर उनकी चोटों का इलाज किया। उनकी रिकवरी अर्जुन देव की तुलना में बहुत तेज थी। 15 मिनट के बाद शैन मंजुन ने अपना हाथ हटा लिया और धीरे से अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भौतिक शरीर की खेती करने वाले कृषक वास्तव में अलग हैं। इतनी भारी चोटों के साथ भी आप इतनी जल्दी ठीक हो सकते हैं। अर्जुन देव ने एक मोर खून की उल्टी की और तुरंत बहुत बेहतर महसूस किया। उन्होंने अपना सिर घुमाया और कहा, मेरी मदद करने के लिए मार्शल ग्रैंड अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव बहुत आभारी है। पास में मौजूद प्रभाकर राय ने जोर से हंसते हुए कहा, अर्जुन देव, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस प्रतियोगिता पर ध्यान दो। इस बात की कि अर्जुन देव सुमन को हरा सकते थे प्रभाकर राय की उम्मीदों से कहीं अधिक था। मूल रूप से वो केवल ये चाहते थे कि अर्जुन देव टॉप 50 में स्थान बनाए, जिससे स्वर्गीय कृपाण मंडप इस महान युग में सुर्खियों में आ सके। पास के ग्रेट के नेशन काश्तकारों ने स्वर्गीय कृपाण मंडप की दिशा में देखा। उनकी निगाहें ईर्ष्या से भरी थीं। इस 5 नेशन यूथ कंपटीशन के बाद ये स्पष्ट था कि स्वर्गीय कृपाण मंडप ऊपर उठेगा। शैन मंजुन ने गंभीरता से कहा, हालांकि आपका शरीर नियमित काश्तकारों की तुलना में बहुत मजबूत है, फिर भी आपको कुछ छिपी हुई चोटें हैं। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उनसे निपटना याद रखें। अर्जुन देव ने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वो समझ गया है। स्वाभाविक रूप से वो इतने कम समय में अपनी चोटों से पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता। दूर में उदय, जिसने अभी अभी अपने प्रतिद्वंद्वी को हराया था, अर्जुन देव की ओर देखा, जो आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। उदय ने अपने दाहिने हाथ से कृपाण की मूठ को कसकर पकड़ लिया और उसकी आंखों में एक मजबूत लड़ाई की भावना जल उठी। उन्होंने कहा, आपके पास जीत का सिलसिला है, यहां तक कि सुमन भी आपसे हार गई। ऐसे प्रतिद्वंद्वी को हराना ही दिलचस्प है। उदय को नहीं पता था कि उसके पास क्या ट्रम्प के पत्ते हैं, लेकिन अर्जुन देव का सामना करते समय वो अभी भी बहुत आत्मविश्वासी था। उसने जरा भी डर नहीं दिखाया। जब दर्शक स्टैंड फॉर सीडेड प्रतिभागियों ने समर्थ शर्मा ने अर्जुन देव की ओर देखा तो उन्होंने चुपचाप अर्जुन देव का नाम दोहराया। श्वेत वस्त्र वाला धारी योद्धा अर्जुन देव, बहुत अच्छा। इस 5 नेशन यूथ कंपटीशन में एक और व्यक्ति है जिसे मैं याद रखूंगा। मुझे केवल आपका नाम याद है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में मुझसे लड़ने की ताकत है, बस इतना ही। समर्थ शर्मा के हृदय में एक मजबूत आत्मविश्वास फैल गया। वो मंद मंद मुस्कुराया और फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। भाटी कुल के वंशज सिम्बा भाटी स्टारी हेवन के नीचे युवा ब्लेडमैन के नेता थे। जब उन्होंने अर्जुन देव को सुमन को हराते देखा तो उनकी आंखों में एक ज्वलित लाइट जल उठी। वो मंद मंद मुस्कुराया और बोला, सबसे पहले उदय हैं, अब अर्जुन देव हैं। ब्लेडमैन की इस बेजान दुनिया में आखिरकार कुछ नई प्रतिभाएं हैं। सभी सीडेड प्रतिभागियों के मंच पर आने के साथ एलिमिनेशन के दूसरे राउंड में हाइलाइट्स की कोई कमी नहीं थी। जैसे ही अर्जुन देव और सुमन का मैच खत्म हुआ, सभी का ध्यान दूसरे मैच पर चला गया। वो ग्रुप 1 की ड्वेलिंग रिंग थी। इस ग्रुप में कई विशेषज्ञ थे, जिनमें टॉप नवागंतुक समर केतु था।
समरकेतु के अलावा इस ग्रुप में 10 महान संप्रदायों के कई व्यक्तिगत शिष्य भी थे। इसे मृत्यु के समूह के रूप में जाना जाता था। ड्रिफ्टिंग स्नो स्वॉर्ड संप्रदाय के वायुश्री ने इस ग्रुप को चुना। वो टॉप नवागंतुक समरकेतु को चुनौती देना चाहते थे और उसे जमीन पर रौंदना चाहते थे। इस समय ग्रुप 1 में मैच बहुत रोमांचक थे। वे अर्जुन देव और सुमन के मैच से कमजोर नहीं थे। हालांकि मुख्य पात्र वायुश्री और समरकेतु नहीं थे। वायुश्री का प्रतिद्वंद्वी ग्रेट किन नेशन का एक तलवारबाज था जो बहुत लो प्रोफाइल लगता था। भले ही इस तलवारबाज को नवागंतुक रैंकिंग सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया था और उसकी जीत का सिलसिला अनंत था, लेकिन उसकी लड़ाइयों ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। उदय की तुलना में जो एक नवागंतुक थे वो ध्यान का केंद्र बनने से बहुत दूर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उदय की हर जीत बहुत सामान्य थी। उनके बारे में कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था, जिससे दूसरों को ये आभास हो रहा था कि वो बिल्कुल साधारण थे। अब जब उदय ने वायुश्री से मुलाकात की तो ये हार नहीं थी जिसकी सभी को उम्मीद थी। यद्यपि वे दोनों तलवारबाज थे, लेकिन उदय की तलवार की अभिप्रेति और तलवार की तकनीक वायुश्री से कमजोर नहीं थी। वो साधारण तलवारबाजी अचानक भीड़ की नज़र में अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट हो गई। हर चाल बेहद खूबसूरत थी और इसने सभी को चौंका दिया, जिससे वे प्रशंसा में अपनी जीभ क्लिक करने लगे। इस दुनिया में एक प्रकार का व्यक्ति था जो चमकदार रोशनी से नहीं चमकता था और सभी का ध्यान आकर्षित नहीं करता था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसकी रोशनी धुंधली और ध्यान देने योग्य नहीं थी। इसके बजाय ऐसा इसलिए था कि उसकी रोशनी बहुत चमकदार थी। नियमित पत्ते उसकी ताकत को बाहर नहीं ला पाते। कोई केवल एक उपयुक्त पत्ते के प्रकट होने का इंतजार कर सकता था। तभी भीड़ को यह पता चलता कि वो ताज़ा फूल कितना खूबसूरत था। वो रोशनी हजारों किलोमीटर तक फैलती हुई तेज चमक रही थी। बिना किसी संदेह के चमन चौधरी ऐसे ही व्यक्ति थे। अब तक उनकी प्रतिभा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उनके विरोधी उनके सहायक पात्र बनने के योग्य भी नहीं थे। चमन चौधरी के हैंडसम चेहरे पर हमेशा शांत भाव रहता था। उसने अपनी तलवार लहराई, हर चाल के साथ वायुश्री की सभी हत्या की चाल को तोड़ दिया। कियांग कियांग कियांग, हथियारों के टकराने की आवाज सुनाई दी और चिंगारी उड़ गई। वायुश्री के आक्रमण को फिर से विफल कर दिया गया। उसका फिगर कुछ बार पीछे की ओर झुलस गया और वो अपने दाहिने हाथ में बल बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। वायुश्री ने अपने प्रतिद्वंदी की ओर देखते हुए जोर से भौहें चढ़ाईं। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ग्रुप 1 में इतना मुश्किल इंसान होगा। हु वायु की बर्फ की स्थिति के प्रभाव में पूरा विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म ठंड से ढक गया था। ठंड हाड़ों को ठंडा कर देने वाली थी। चाकू की तरह हर जगह ठंडी हवा चल रही थी। भयानक ठंड ने दर्शकों के स्टैंड में कई काश्तकारों को दूर से ही इसे महसूस कराया। स्पष्ट रूप से बर्फ की स्थिति के बारे में वायुश्री की समझ पहले से ही एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जिसे उसके साथी केवल देख सकते थे। वायुश्री के उस पार चमन चौधरी 1 मीटर लंबी तलवार पकड़े हुए थे। तलवार ने एक चमकदार सुनहरी रोशनी दी। उसके पूरे शरीर ने एक फीकी सुनहरी चमक दी, बिना पीछे हटे असीम ठंडक को बाहर निकाला। भीड़ स्पष्ट रूप से चमन चौधरी के चारों ओर सफेद कोहरे के तार बहते हुए देख सकती थी, जो 7 रंगों की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। वो बर्फ की स्थिति थी जो उसमें घुसने की कोशिश कर रही थी। हालांकि प्रकाश की मजबूत स्थिति ने इसे अवरुद्ध कर दिया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चमन चौधरी ने लापरवाही से तलवार का फूल निकाला। जैसे ही सुनहरी रोशनी बिखर गई, वो सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे सभी चकाचौंध हो गए। अनजाने में बर्फ की स्थिति काफी कमजोर हो गई। चूंकि आप आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तो मैं करूंगा। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने अर्जुन देव का सामना वायुश्री से हुआ, जिन्हें पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था। ड्रिफ्टिंग स्नो स्वॉर्ड संप्रदाय की एक दुर्लभ प्रतिभा थी। नवागंतुक चमन चौधरी ने बचाव छोड़ दिया और एक चमकदार तलवार की रोशनी के साथ चार्ज करते हुए सीधे आगे बढ़ गए। वायुश्री ने ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानी, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता? चूंकि तुम मृत्यु की तलाश कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वायुश्री घमंड नहीं कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे अपने समूह में किसी की परवाह नहीं थी। उनकी नज़र में समरकेतु के अलावा कोई भी उनके लायक नहीं था। वायु ऋतु के समरकेतु से मिलने से पहले उसे अपनी कुछ ताकत को बनाए रखना चाहिए, अन्यथा जब वो समरकेतु या 8 कुलीन कुलों के वंशजों का सामना करता तो उसके पास कोई तुरुप का इक्का नहीं बचता। वो वायुश्री ने सिर्फ शीर्ष 10 पर अपनी नजरें नहीं जमाईं। वायुश्री ने जोर से चिल्लाया और अपनी ताकत को 60% तक बढ़ा दिया। उसकी आभा तुरंत 10% बढ़ गई। जैसे ही ठंडी हवा चली, बर्फ के टुकड़े आसमान से नीचे बहने लगे।
अपने पैर की नोक से हवा को धक्का देते हुए उसने आसपास की ठंडी क्यूई को अपनी तलवार की नोक पर इकट्ठा किया। तलवार पारदर्शी हो गई, ऐसा लग रहा था जैसे इसे 1000 साल पुरानी बर्फ से उकेरा गया हो। चमन चौधरी के शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। उसके कपड़े और सामान सुनहरी थे और उसके बालों में एक सुनहरी रोशनी थी जो हवा में लहरा रही थी। बैंग! चमकदार सुनहरी लंबी तलवार और ठंड से ढकी लंबी तलवार में दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। पलक झपकते ही वे हवा में बुरी तरह से टकराए। उन दोनों ने अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी का प्रदर्शन किया और जल्दी से हवा में वार किए। कुछ सांसों के अंतराल में उनमें से प्रत्येक ने दर्जनों तलवार के हमले किए थे। ठंडी हवा चली और एक चमकदार रोशनी चमक उठी। तलवार क्यूई के दो धागे, एक सफेद और एक पीला, हर जगह उड़ गए। तलवार क्यूई इतनी संघनित थी कि ये चौंकाने वाली थी। तलवार क्यूई का प्रत्येक किनारा भौतिक लग रहा था। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे उसने अंतरिक्ष को अनगिनत टुकड़ों में काट दिया हो। विंड क्लाउड बैरियर से अलग हर कोई दो आकृतियों को धुंधली जगह में टकराते हुए देख सकता था। धातु के टकराने की आवाज बिना अंत के गूंज उठी। ये तलवार तकनीकों, तलवार के इरादे और राज्यों की प्रतियोगिता है। अप्रत्याशित रूप से वे दोनों हर कदम के साथ इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखने में सक्षम हैं। वास्तव में जब तक एक दूसरे की तुलना में थोड़ा कमजोर हैं, वे तुरंत हार जाएंगे। तलवार तकनीकों, तलवार का इरादा और राज्य, इन तीनों का ध्यान रखकर ही कोई स्वॉर्ड दाव का सच्चा विशेषज्ञ बन सकता है। हालांकि वायुश्री की रूप से ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वे शायद समर केतु के निपटने के लिए कुछ तुरुप के तख्ते रखना चाहते हैं। देख रहे काश्तकारों ने विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर लड़ाई पर मध्यम आवाज में चर्चा की। कई तलवारबाजों ने पलक भी नहीं झपकाई। तलवार दाव के दो प्रतिभाओं के बीच की लड़ाई एक दुर्लभ दृश्य था। अगर कोई इससे कुछ समझ सकता है तो ये निश्चित रूप से उसके तलवार दाव के लिए फायदेमंद होगा। वे दोनों भिड़ गए। ठंडी बर्फ और असीम प्रकाश फट गए। जब बर्फ ने सुनहरी रोशनी को अपवर्तित किया तो ये 7 रंगों में बदल गई: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला और बैंगनी। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म कई रंगों से भरा हुआ था, जैसे मनवर दुनिया में स्वर्ग। 7 रंग की रोशनी के नीचे वायुश्री और चमन चौधरी स्वर्ग से उड़ते हुए अमर की तरह लग रहे थे। विस्फोट के 7 रंगी शॉकवेव ने उन दोनों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया। वायुश्री ने बलपूर्वक अपना पीछे हटना रोक दिया और चमन चौधरी के सामने रुक गए। 1000 सैनिकों का क्रोध। पहल को जब्त करते हुए वायुश्री ने अपने हत्या के कदम को अंजाम देने में संकोच नहीं किया। उसकी तलवार चारों ओर नाचने लगी और अचानक उग्र दहाड़ गूंज उठी। ये ऐसा था जैसे हजारों भावना रहित सैनिकों ने एक स्वर में दहाड़ा और वायुश्री के पीछे एक असीम आभा का निर्माण किया। उसकी तलवार इस आभा पर आ गई और एक अतुल्य तलवार का इरादा वायुश्री की ओर आगे बढ़ा। ठंडी हवा नहीं चली और बर्फ के टुकड़े नहीं नाचते। केवल ये अतुल्य तलवार का प्रहार था जिसने हजारों तलवारबाजों के बढ़ते क्रोध को जन्म दिया। यहां तक कि वायुश्री ने अपने प्रतिद्वंदी को अपने हत्या के कदम को अंजाम देते हुए देखा, तब भी उसने अपने शरीर को बलपूर्वक नहीं रोका। इसके बजाय वो शॉक वेव के साथ बहुत दूर चला गया। चमन चौधरी मंद मंद मुस्कुराए और धीरे से अपना दाहिना हाथ छोड़ दिया। उसकी तलवार वायुश्री की ओर इशारा करते हुए उसके सामने चुपचाप तैर रही थी। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया और ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में किसी शांत चीज को छू रहा हो। हालांकि ये धीमा लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये बहुत तेज था। का का का। जैसे ही अर्जुन देव का हाथ हिलता था, सुनहरी तलवार की छवियां एक व्यवस्थित तरीके से दिखाई दीं। हर बार जब एक सुनहरी तलवार की छवि दिखाई देती, एक अतुल्य मधुर तलवार की गड़गड़ाहट गूंज उठती। ध्वनि मधुर और कान को भाने वाली थी। एक धार्मिक क्यूई चलती तलवार की आवाज के साथ बादलों में चला गया, जिससे आसमान में घने बादलों को हिलाकर उन्हें अनंत मंथन करने का कारण बनाया। जब अर्जुन देव के हाथ से चक्र बनता है तो तलवार की छवियों का एक चक्र बन जाता है, जो चमन चौधरी के छाती के सामने मंडराता है, क्योंकि केंद्र तुरंत बन जाता है। बूम, डिंग डिंग डैंग डैंग। मधुर तलवार गुनगुन एक साथ मिल गई और एक मजबूत धार्मिक क्यूरी बादलों को चीरती चली गई। लाल का एक स्तंभ आसमान से उतरा, जो विंड क्लाउड बैरियर को भेदते हुए चमन चौधरी को घेर लेता है। सुनहरी रोशनी में नहाए चमन चौधरी की आभा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई। रोशनी चकाचौंध और आंख पकड़ने वाली थी। यह हवा में वायुश्री की अतुल्य आभा से तीव्रता से टकराई। चमन चौधरी ने रास्ता नहीं दिया, यहां तक कि वो ऊपर हाथ भी लग रहा था। पा। चमन चौधरी ने तलवारों के घेरे में तलवार की मूठ पर अपनी हथेली फोड़ दी।
अजीब बात तो ये थी कि भीड़ ने विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म को थोड़ा कांपते हुए देखा। एक चमकदार सुनहरी तलवार की रोशनी इस हथेली के प्रहार के साथ उड़ते हुए वायुश्री की ओर चली गई। सुनहरी रोशनी में एक विशाल धार्मिक क्यूई थी। वायुश्री थोड़ा पीला पड़ गया। हजारों लोहे के चेहरे वाले तलवारबाजों की दहाड़ से बने उनके भारी तलवार के इरादे ने वास्तव में इस सुनहरी रोशनी के सामने एक छोटा सा ओपनिंग दिखाया। वायुश्री को प्रतिक्रिया करने या इसकी भरपाई करने का मौका दिए बिना तलवारों के घेरे में तलवार गोली चला गई। क्या मूल रूप से नगण्य ओपनिंग इस तलवार की ताकत के तहत तेजी से फैल गया। तलवार का भारी इरादा आखिरकार चकनाचूर हो गया। असहाय वायुश्री केवल इस अतुल्य तलवार की स्थिति और आभा को बिखेर सकता था। फिर उसने अपनी तलवार म्यान की और आने वाली तलवार को रोकने के लिए घूम गया। डैंग! वायुश्री ने एक मुंह खून की उल्टी की। इस तलवार के बल ने उसे पीछे गिरा दिया और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लानत है, यदि मेरी ताकत का 60% तुमसे निपट नहीं सकता तो 70%। वायुश्री जो जमीन पर था अपने हृदय में भीषण रूप से दहाड़ रहा था। उसकी आभा 10% और बढ़ गई। फिर वो हवा में उड़ गया और चमन चौधरी पर हमला कर दिया। सुनहरी रोशनी में नहाए चमन चौधरी आने वाली वायुश्री को देखते हुए मंद मंद मुस्कुराए। उसने धीरे से अपना हाथ लहराया और सुनहरी तलवार की छवियों से बना प्रकाश का घेरा खुल गया। प्रकाश की दर्जनों सुनहरी तलवारों ने तलवार का तूफान भेजा। बैंग 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 बैंग! असीम तूफान और हजारों तलवार की छवियों के बीच वायुश्री की तलवार चारों ओर नृत्य कर रही थी। वे केवल एक पल के लिए ब्लॉक करने में कामयाब रहे, इससे पहले कि तूफान ने उसे घावों में ढक लिया और उसे वापस खटखटाया। अगर मेरी ताकत का 70% पर्याप्त नहीं है तो 80%। इस समय वायुश्री की अभिव्यक्ति अत्यंत भद्दी थी। उनकी मूल रूप से सुरुचिपूर्ण आभा चली गई थी। अर्जुन देव ने धीरे से अपना दाहिना हाथ लहराया और हवा में तलवार उसकी मुट्ठी में लौट आई। तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़कर चमन चौधरी ने तलवार में तेज ऊर्जा महसूस की। वे हवा में एक भी कदम नहीं हिले, जबकि तलवार की रोशनी चारों ओर नृत्य कर रही थी। तुरंत हाथों में तलवारें पकड़े हुए प्रकाश के सुनहरे स्तंभ के चारों ओर हजारों आकृतियां दिखाई दीं। ये आकृतियां चारों ओर नृत्य कर रही थीं और एक भारी तलवार का इरादा बिना किसी डर के फैल गया। एक ही समय में हजारों तलवार के इरादे फैल गए। ये बस बहुत मजबूत था। प्रकाश के स्तंभ के नीचे विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म अब इसका सामना नहीं कर सकता था। एक दरार दिखाई दी और ड्रैगन क्यूब बाहर लीक हो गया। तुरंत एक गूंजमान ड्रैगन दहाड़ गूंज उठी। जब ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी तो चमन चौधरी ने अपनी तलवार पकड़ ली और एक पल के लिए रुक गए। हजारों आकृतियां तुरंत गायब हो गईं और सारी तलवार उनकी तलवार पर इकट्ठी हो गई। बैंग! जब अर्जुन देव ने अपनी तलवार घुमाई तो हजारों आकृतियों से बनी भारी तलवार का इरादा बाहर निकल आया। वायुश्री जो अभी अभी उठा था फिर से खटखटाया गया। अगर मेरी ताकत का 80% पर्याप्त नहीं है तो 90%। इस समय वायुश्री भयंकर रूप से दहाड़ते हुए कहा। उनका हार मानने का कोई इरादा नहीं था। उसने जमीन से धक्का दिया और भी मजबूत आभा के साथ हमला किया। चमन चौधरी के हाव भाव बेहद शांत थे। उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से अपने सिर के ऊपर रखा और वायुश्री को उठते हुए देखते हुए क्रूरता से काट दिया। बूम! एक तेज आवाज सुनाई दी। आकाश से उतरने वाली सुनहरी रोशनी वास्तव में चमन चौधरी के हमले का अनुसरण करती है और जल्दी से नीचे उतरती है, जो तलवार क्यू के एक विशाल स्ट्रैंड में बदल जाती है। तलवार की रोशनी एक स्तंभ की तरह थी जब वे वायुश्री के सिर पर उतरी। वायुश्री ने एक पल के लिए विरोध किया और फिर से खून की उल्टी की और फिर से जमीन पर गिर पड़ा। अगर मेरी ताकत का 90% पर्याप्त नहीं है तो 100%। इस समय वायुश्री पहले से ही पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। एक तलवार का प्रहार, 2 तलवार के प्रहार, 3 तलवार के प्रहार, 4 तलवार के प्रहार। यद्यपि इस बार चमन चौधरी ने वायुश्री को उठने का मौका नहीं दिया। ये वायुश्री की उम्मीदों से परे था। चमन चौधरी ने हमला करने की पहल की। उसकी आकृति टिमटिमा गई और उसकी तलवार ने 4 तलवार रोशनी भेजी। तलवार क्यू ने वायुश्री के घुटनों और कलाई को घायल कर दिया, जिससे खून बहने लगा। पा! वायुश्री जमीन पर गिर पड़ी। अपने घुटनों और कलाई को घायल होने के कारण वे खड़ा भी नहीं हो सकता था। जैसे ही वे जमीन पर लेटा हुआ था, वे अत्यधिक असंतोष के साथ चमन चौधरी की ओर देखता रहा। वायुश्री की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई थी और उसने अपना सारा चेहरा खो दिया। ये एक दुखद दृश्य था। निर्दयी, वास्तव में निर्दयी। जब सैकड़ों हजारों दर्शकों ने यह दृश्य देखा तो वे सभी ठंडी हवा का झोंका ले गए। उनके दिल तन गए। घुटनों में चोट लगने के कारण वे खड़ा नहीं हो सका। अपनी कलाई में चोट लगने के कारण वे खुद को जमीन से भी नहीं धकेल सकता था। वायुश्री के जमीन पर गिरने के बाद वे अब खुद से नहीं उठ सकता था।
न केवल वे उठ नहीं सकता था, बल्कि वे हिल भी नहीं सकता था। वे ड्रिफ्टिंग स्नो स्वॉर्ड संप्रदाय के एक गर्वित शिष्य थे, जो युवा पीढ़ी के एक दिग्गज थे। अप्रत्याशित रूप से पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता की 10वीं रैंक सुपर जीनियस ऐसी स्थिति में समाप्त हो गई। चमन चौधरी बहुत निर्दयी थे। इसके अलावा जब चमन चौधरी ने वायुश्री के अत्यधिक असंतोष के भाव को देखा तो उन्हें बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं हुआ। वे पहले की तरह शांत रहे। अर्जुन देव को एक सुपर जीनियस को हराने में कोई उत्साह नहीं मिला। उन्हें यह भी महसूस नहीं हुआ कि उनके हमले में कुछ गलत था। उनकी नज़र में ये सुपर संप्रदाय, अद्वितीय प्रतिभाएं और अन्य सभी आभाएं उल्लेख के योग्य नहीं थीं। वे बस ऐसे ही थे। जब अर्जुन देव ने जमीन पर वायुश्री की ओर देखा तो उन्हें नहीं लगा कि चमन चौधरी का हमला निर्दयी था या नहीं। ये उस समय का सबसे उपयुक्त कदम था। हर बार जब वायुश्री को वापस खटखटाया जाता था तो उसकी ताकत 10% बढ़ जाती थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसी को नहीं पता था कि ये कब खत्म होगा। शायद अगली बार वायुश्री वास्तव में चमन चौधरी को धमकी देने में सक्षम होगा। इस मैच का विजेता कोई और होगा। वायुश्री के अंगों को अपंग करना निसंदेह सबसे उपयुक्त उपाय था। इसके अलावा तब तक वायुश्री को इसकी आदत हो चुकी होगी। चमन चौधरी हर बार वायुश्री को उठने का मौका देते थे, लेकिन वे उठने पर वायुश्री पर हमला नहीं करते थे। इससे वायुश्री को यह आभास हुआ कि चमन चौधरी उठते समय उन पर हमला नहीं करेंगे। शायद वायुश्री में ऐसा करने की क्षमता नहीं थी और उसने करीब से लड़ने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था, चमन चौधरी में न केवल ऐसा करने की क्षमता थी, बल्कि ऐसा करने का साहस भी था। इस तरह के साहस, सही अवसर और सही तरीके से कदम उठाने के साथ सब कुछ समझ में आता था। सूर्यचंद्र तलवार संप्रदाय के शिष्य, जो तलवार दाव के भी प्रतिभावान थे, उन्होंने अत्यंत असंतुष्ट वायुश्री को गुस्से से देखा। वे अपने दिल में आहें भरने से नहीं रोक सके। वे मन ही मन बुदबुदाए, मुझे ये सबक याद रखना है। मैं किसी भी समय अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकता। मैं किसी भी नवागंतुक को कम नहीं आंक सकता। अपनी भाला तकनीक के लिए प्रसिद्ध 8 कुलीन वंशों के वंशज वेदांश ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अगर उसने पहले अपनी पूरी ताकत का प्रयोग किया होता तो वे इस तरह से अंत नहीं होता। वायुश्री ने खुद को कम आंका। जो बहुत दूर नहीं थे, सिम्बा भाटी को भी ऐसा ही लगा। अंत में वायुश्री ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया। वे अपने सामने की लड़ाई से भी नहीं निपट सकता था, फिर भी वे समर केतु को निपटने के लिए कुछ ताकत बचाना चाहता था। वरीयता प्राप्त दर्शक दीर्घा में जो समर्थ शर्मा थे, उन्होंने वायुश्री को देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उन्होंने ठंडे स्वर में थूका, कचरा। रेफरी द्वारा मैच का परिणाम घोषित करने के बाद ड्रिफ्टिंग स्नो स्वॉर्ड संप्रदाय के लोग तुरंत आए और वायुश्री को ले गए। मिस्टी स्वॉर्ड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने चमन चौधरी को धीरे से चलते हुए देखा तो वे फूल की तरह मुस्कुराए। फिर उन्होंने हेवनली सेबर मंडप के प्रभाकर राय को आत्मसंतुष्टि से देखा। आसपास के सभी बुजुर्ग बहुत खुश थे। यहां तक कि टॉप 10 में शामिल वायुश्री को भी चमन चौधरी ने हरा दिया था। क्या इसका मतलब ये नहीं था कि तलवार संप्रदाय के पास टॉप 10 के लिए भी लड़ने की योग्यता थी? कितना अविश्वसनीय है। अप्रत्याशित रूप से छोटे ग्रेट किंग नेशन में 2 काले घोड़े दिखाई दिए। पहले अर्जुन देव ने सुमन को हराया, अब वायुश्री ने वायुश्री को हराया। ये बहुत बड़ा संयोग है। वे वायुश्री वास्तव में उदास है। वे उच्च आकांक्षाओं से भरा हुआ था और समर केतु को चुनौती देना चाहता था। कौन जानता था कि वे समर केतु से मिलने से पहले ही हार जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वायुश्री इतनी बुरी तरह से हारा, अपना सारा चेहरा खो दिया। वे खड़ा भी नहीं हो सका और उसे मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया। इस दौर की नई प्रतिभाएं वास्तव में बहुत मजबूत है। प्रतिभाओं का युग वास्तव में नायकों से भरा हुआ है। सबसे पहले समर केतु है, जिसने समर्थ शर्मा से प्रतिस्पर्धा करने का साहस किया। इसके बाद अर्जुन देव और चमन चौधरी हैं। अब उदय और अन्य लोग हैं। आखिरकार ये सिर्फ एक प्रतियोगिता थी। विजेता राजा था। चमन चौधरी ने निष्पक्ष और खुले ढंग से जीत हासिल की। कोई भी उसकी निंदा नहीं करेगा। उन्होंने केवल आह डाली कि युवा पीढ़ी की नई प्रतिभाओं के बढ़ने की गति कितनी तेज थी। प्रतिभाओं के इस युग में कई अनुभवी विशेषज्ञ अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे यदि वे सावधान नहीं रहे। वे नवागंतुकों के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे, जिससे वे आकाश में उड़ सकें और हर जगह प्रसिद्ध हो जाएं। सितारे टिमटिमाए, नायक उभरे। यदि प्रतियोगिता क्रूर और तीव्र नहीं होती तो ये प्रतिभाओं का युग नहीं होता। प्रतियोगिता जारी रही। उसके बाद समर्थ शर्मा के अलावा 8 कुलीन वंशों के वंशज एक एक करके आगे बढ़े। इससे भीड़ को सम्राट वू की सुंदरता का स्वाद मिला। राव कुल के वंशज, जो भाला तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे, समुद्र से निकलने वाले बाढ़ अजगर की तरह थे। जैसे ही उन्होंने अपना भाला लहराया, ये एक निडर अजगर की दहाड़ की तरह लग रहा था। बस पानी की विशाल स्थिति ने सभी को असीम महसूस किया। वर्मा कुल के वंशज वांग क्वान, जो चाबुक का प्रयोग करने में अच्छे थे, ने एक काला चाबुक चलाया।
वे अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ा, कई तरीकों से बदल गया। ये कठोर और नर्म दोनों था। केवल एक चाबुक से उसने विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एक गहरी छाप छोड़ी। बिस्ट कुल के वंशज बीमिंग शांग भी थे, जो पाम तकनीक्स में निपुण थे। यहां तक कि ईविल मून पवेलियन का जुबैर भी उसके खिलाफ 5 चालों से ज्यादा नहीं टिक सका। ऊपर जाने के बाद वे सभी निपुण थे। उन्हें एलिमिनेशन के इस दूसरे दौर में कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला जो उन्हें हरा सके। उन्होंने जो ताकत दिखाई, उसने 2 नई प्रतिभाएं अर्जुन देव और चमन चौधरी की लाइमलाइट को दबा दिया। हालांकि सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला भाटी कुल का सिम्बा भाटी था। उन्होंने जो उत्कृष्ट कृपाण तकनीक प्रदर्शित की, उसे शानदार कहा जा सकता है। पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के उपविजेता के रूप में कोई भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उनकी आभा अन्य कुलीन वंशों के वंशजों की तुलना में अधिक मजबूत थी। एकमात्र अफसोस ये था कि जबकि सभी किसान 4 सीजन कृपाण तकनीक का वास्तविक रूप देखना चाहते थे, कोई भी सिम्बा भाटी को इस हद तक मजबूर नहीं कर सका। इससे सिम्बा भाटी की ताकत भी साबित हुई। 4 सीजन कृपाण तकनीक का उपयोग किए बिना भी वे पहले से ही इतने मजबूत थे। यदि वे 4 सीजन कृपाण तकनीक का उपयोग करते तो वे और भी शक्तिशाली होते। कई विशेषज्ञ एक एक करके आगे बढ़े। सभी प्रकार के रोमांचक लड़ाइयां और अद्भुत मार्शल तकनीकें थीं। इसने कई किसानों के क्षितिज को व्यापक बनाया, जिससे ये यात्रा सार्थक हो गई। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ से अलग दिखे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। इसके अलावा वे जीतते रहे और वंशजों से भी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया। स्वाभाविक रूप से वे व्यक्ति अरुण तेजस थे। रास्ते में इस साथी ने अपने ताबूत के ढक्कन और सभी प्रकार की बेशर्म चालों पर भरोसा किया। अप्रत्याशित रूप से वे केवल एक शिखर श्रेष्ठ ग्रेड मार्शल वॉर किंग के रूप में लगातार विजय हासिल करने में कामयाब रहे। इस 5 नेशन यूथ कंपटीशन में अर्जुन देव एक विसंगति बन गई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उस ताबूत के ढक्कन ने भी कई प्रतिभागियों के असंतोष का कारण बना। उन्हें लगा कि ये एक आक्रामक गुप्त खजाना है। अंत में सिटी लॉर्ड व्यक्तिगत रूप से इसका निरीक्षण करने के लिए बाहर आए और सत्यापित किया कि ये एक आक्रामक गुप्त खजाना नहीं था। इसके बाद ही भीड़ शांत हुई। बाद में जब अर्जुन देव वंशजों से मिले, जिन्हें वे स्पष्ट रूप से हरा नहीं सकते थे, तो फैट्सो जोर से हंसे और अपना हाथ लहराया, जब्त करने का फैसला किया। इससे कई प्रतिभागी जो उसे पीटते हुए देखना चाहते थे, उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्होंने बेशर्म होने के लिए फैट्सो को शाप दिया। अभी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि फैट्सो कितना बेशर्म था। विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एक और मैच था जिसका हर कोई लंबे समय से इंतजार कर रहा था। प्रभातिका और रेशमी के बीच मैच आखिरकार शुरू होने ही वाला था। एक पल में दर्शक की सभी निगाहें समूह 7 के लिए द्वंद्व युद्ध रिंग पर केंद्रित हो जाती हैं। 2 बहादुर और दुर्जे दिखने वाली लड़कियों को देख रही हैं। अन्य द्वंद्व युद्ध के छल्ले में युगल बहुत धुंधले थे। यहां तक कि वंशजों के मैचों ने भी ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। इसका कारण यह था कि द्वंद्व युद्ध रिंग में 2 लड़कियां बहुत चमकदार थीं। अपनी उत्कृष्ट ताकत के अलावा वे बहुत सुंदर भी थीं। इसलिए उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। 5 राष्ट्रीय युवा की इस शानदार प्रतियोगिता में लड़की को देखना बहुत कम था। प्राचीन काल से ही लोग हमेशा से ये मानते रहे हैं कि लड़ना पुरुषों का मामला है। हालांकि प्रभातिका और रेशमी ने इस विचार को पलट दिया। महिलाएं पुरुषों से कमतर नहीं थीं। यहां तक कि कई पुरुष प्रतिभागी भी उनकी तुलना नहीं कर सके। वे केवल दूर से ही उनका पीछा कर सकते थे। इन दोनों महिलाओं ने मुट्ठी की तकनीक विकसित की। दोनों के पास अद्वितीय रूप से सुंदर उपस्थिति थी और दोनों चौंकाने वाली प्रतिभाशाली थीं। हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर। हाउटियन संप्रदाय की प्रभातिका को पिछली 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में केवल शीर्ष 30 में स्थान दिया गया था। हालांकि वे इस 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता में मजबूती से आगे बढ़े। गहन प्रारंभिक में प्रभातिका ने लांबा नोबल कबीले की रेशमी को बहा कर दिया और सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए वरीयता स्थान प्राप्त किया। एक कुलीन कबीले की शिष्या के रूप में रेशमी के गर्व को देखते हुए वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं होने देगी। वे निश्चित रूप से उस गौरव को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका सोचेंगी। रेशमी और प्रभातिका को जरूर लड़ना होगा। अब वे दोनों आखिरकार विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर एक साथ खड़े हो गए। अखाड़े के एक कोने में रेशमी ने सुंदर प्रभातिका को देखा। उसने शांति से कहा, अपनी पूरी ताकत बाहर लाओ, अन्यथा आप बहुत जल्दी हार जाएंगी। मैंने प्रारंभिक में अपनी आधी ताकत भी नहीं निकाली थी। प्रभातिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके पास क्षमता है या नहीं।
क्या मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी ताकत का 40% भी नहीं निकाला? इससे ज्यादा कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था। स्वाभाविक रूप से एक मौखिक आदान प्रदान ये तय नहीं करेगा कि असली विजेता कौन था। लड़ाई। रेशमी ने कुछ नहीं कहा। अमर पर्वत और नदियों की मुट्ठी का रुख संभालने के बाद वे तुरंत प्रभातिका की ओर उड़ गई। जैसे ही रेशमी आगे बढ़ी, बहते पानी की आवाज सुनाई दी। उसके चारों ओर के पहाड़ उठे और गिरे और एक दूसरे के ऊपर तहदार हो गए। पलक झपकते ही उसने पहाड़ों और नदियों की शक्ति को साकार कर लिया जब उसने मुक्का मारा। जब रेशमी ने मुक्का मारा तो पहाड़ हिले नहीं और पानी बहा नहीं। पहाड़ों और नदियों की शक्ति उसकी मुट्ठी पर इकट्ठी हो गई और अपने सार के साथ उसने हवा में मुक्का मारा और विशाल विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म कांपने लगा। रेशमी की मुट्ठी की आवाज गड़गड़ाहट के समान थी जो आसपास को हिला रही थी। प्रभातिका ने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उसके सुंदर चेहरे पर एक सतर्क अभिव्यक्ति थी। जाहिर है उन्होंने इस मुक्के को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि प्रभातिका ने कोई डर नहीं दिखाया। जब उन्हें इस मुक्के से सामना करना पड़ा जिससे जगह भी काम गई, तो उन्होंने एक मुक्का और मारा। जैसे ही दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, रेशमी की पहाड़ों और नदियों की शक्ति बिना कुछ रोके दब गई। उस पल पहाड़ उठे और गिरे और पानी तेजी से बहने लगा। एक असीम शक्ति उमड़ पड़ी। धड़ाम। चिल्लाने के साथ प्रभातिका का थोड़ा धसा हुआ शरीर अचानक सीधा हो गया। उसकी मुट्ठी से एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। वे रोशनी देदीप्यमान और चकाचौंध थी, जैसे सुबह का सूर्य भोर के अंधकार को तोड़ता है। प्रकाश दूर दूर तक फैल गया, जिससे हजारों किलोमीटर तक पहाड़ों और नदियों को प्रकाशित किया गया। पर्वत चोटियों की परतों पर परतें तुरंत सुनहरी रोशनी से ढक गईं। यहां तक कि तेजी से बहता पानी भी रोशनी के नीचे चमक रहा था। जब शाश्कतंग बिष्ट ने यह दृश्य देखा तो वे कुछ हैरान रह गए। उन्होंने कहा, कितनी साहस! अन्य लोग इस स्थिति को पहाड़ों और नदियों के एक बिंदु से तोड़ते हैं। ये प्रभातिका वास्तव में रेशमी को पूरी तरह से हराकर एक सांस में पहाड़ों और नदियों की पूरी स्थिति को नष्ट करना चाहती है। ऐड धड़ाम। इस समय दो असीम शक्तियां तीव्रता से टकराईं। पूरा विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। आसपास के विंड क्लाउड अवरोधक लगातार लहराते रहे, जिससे शॉक वेव्स के प्रभाव को बेअसर किया जा सका। एक तरफ पहाड़ों और नदियों की शक्ति का उपयोग किया जाता था, तो दूसरे ने उगते हुए सूर्य की शक्ति का उपयोग किया। न ही कोई सामान्य स्थिति थी, शक्ति में भी मतभेद थे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने नदी की शक्ति का उपयोग किया, जबकि दूसरे ने महासागर की शक्ति का उपयोग किया। ये स्पष्ट था कि किसका राज्य मजबूत था। हालांकि राज्य जितना बड़ा होगा, उसे पूरी तरह से समझना उतना ही कठिन होगा। इसे नियंत्रित करना जितना कठिन होगा, उतने ही अवसर होंगे। ये एक कृषक की प्रतिभा की बड़ी परीक्षा थी। विशाल महासागर को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा और ताकत के बिना कोई भी छोटे पुल का उपयोग करने वाले कृषक से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि अन्य लोगों की स्थिति परिपूर्ण थी, लेकिन किसी की स्थिति दोषों से भरी हुई थी। अगर कोई आमने सामने टकराता है तो उसकी स्थिति तुरंत ढह जाती है। प्रभातिका और रेशमी स्पष्ट रूप से सुपर जीनियस थे। उनके राज्य भव्य और भव्य थे। हालांकि वे उन्हें नियंत्रित करने से बहुत परिचित थे। कोई स्पष्ट दोष नहीं थे। प्रकाश फैला, पहाड़ ऊपर नीचे हुए और लहरें भयंकर रूप से गरज रही थीं। जल्द ही उन्होंने सैकड़ों चालें आजमाई और ऊर्जा में भारी उतार चढ़ाव के कारण विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म पर दरारें पड़ गईं, जिससे ड्रैगन की लड़ियां बाहर निकलीं। रेशमी के हर मुक्के ने पहाड़ों और नदियों की पूरी स्थिति की गति को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने मुक्का मारा तो ये पूरी पर्वत श्रृंखला की तरह नीचे दब रहा था। प्रभातिका बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने मॉर्निंग सन इनकैंटेशन को उसकी सीमा तक अंजाम दिया। बादल और धुंध फैल गई। हर मुक्के से एक तेज रोशनी निकली और पहाड़ों को पीछे ढकेलते हुए वापस चली गई। बादल की मजबूत स्थिति और प्रकाश की स्थिति एक दूसरे के पूरक थे। जब मॉर्निंग सन फिस्ट के साथ जोड़ा गया तो ये असीम रूप से क्रूर था। दूसरे पक्ष के पहाड़ों और नदियों की स्थिति से नहीं हार रहा था। जब दर्शक के स्टैंड पर खड़े कृषकों ने ये देखा तो उन्होंने प्रशंसा में आह भरी। अप्रत्याशित रूप से ये दोनों सुंदर और आकर्षक लड़कियां जिस शक्ति के साथ फूट सकती थीं, वे इतनी मजबूत थीं। इस तरह की चौंकाने वाली शक्ति ने कई पुरुष कृषकों को प्रशंसा में आह भरी। ये बहुत भयानक है। सिर्फ एक मुक्का अभी से इतना मजबूत है। मुझे डर है कि मैं अधिकतम 3 मुक्के ही प्राप्त कर सकता हूं। हाँ, डींगे मारते रहो।
अगर तुम वास्तव में उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम आधा मुक्का भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। वे सभी महान स्थितियां हैं। ये सही है, ताकत के मामले में पहाड़ और नदियां अमर हैं और सुबह का सूर्य भोर को तोड़ता है। वे सभी प्रतिभागियों के शीर्ष 5 में रैंक करने के लिए पर्याप्त है। जैसे जैसे भीड़ ने चर्चा की, अखाड़े पर प्रतिस्पर्धा और भी तीव्र हो गई। ड्रैगन की फैली और ड्रैगन की दहाड़ बिना अंत के गूंज उठी। प्रभातिका ने पहल करते हुए स्थिति को पलट दिया था। जैसे ही सुबह का सूर्य चमका, आकाश में एक इंद्रधनुष पुल दिखाई दिया। वे इंद्रधनुष के पुल पर खड़ी थीं और स्वर्ग से आई हुई एक परी की तरह आगे बढ़ीं। उसके पीछे बादल छाए हुए थे। जब वो मुक्का मारती थीं तो बादलों के माध्यम से हमेशा एक प्रकाश टूट पड़ता था। जमीन पर मौजूद रेशमी पर सुनहरी हवाएं बरसने लगीं। हुआ लाला। पानी बिना किसी निशान के बह रहा था और पहाड़ और नदियां हजारों किलोमीटर तक आराम से बह रही थीं। रेशमी के कसे हुए बैंगनी रंग के वस्त्र उसके उत्कृष्ट फिगर को छिपा नहीं सके जब वे पहाड़ों और नदियों के बीच चल रही थीं। पहाड़ों के हरे भरे नज़ारों को देखते हुए, बहते पानी की अलीठी बड़बड़ाहट को सुनते हुए, पहाड़ों और नदियों के बीच चलते हुए किसी का दिल शांत पानी के समान हो जाता और मुट्ठी का शिखर भी आरक्षित हो जाता। आकाश से उतरने वाला सुनहरा प्रकाश एक एक करके बिखर गया। प्रकाश के कण बहते पानी के साथ गिरे और गायब हो गए। लेकिन ये क्षणिक मौन शाश्वत मौन के लिए नहीं था, बल्कि एक क्षणिक विस्फोट के लिए था। उस समय पहाड़ नृत्य करते, नदियां गरजती और पहाड़ और नदियां अनंत काल तक अमर रहेंगी। 1 और 100 चालों के बाद रेशमी ने क्रूरता से चिल्लाया। शांत बहता पानी और शांत पहाड़ अचानक हिल उठे। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। बहता पानी गरजने लगा और पानी के स्तंभ आकाश में गिरने लगे। पहाड़ नाचने लगे, आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और ब्रह्मांड पलट गया। इस असीम आभा को लेकर रेशमी आकाश में भरे पानी के स्तंभों के महत्वपूर्ण घटना के बीच आकाश में उड़ गई। फिर वे सैटर्न पुल पर बादलों में डूबी हुई प्रभातिका की ओर उड़ गई। क्यों एंड रेशमी के आने से पहले, मुक्के की हवा आने से पहले, उसकी आभा ने 7 रंग के पुल को चकनाचूर कर दिया, जिससे वे बहुरंगी प्रकाश की किरणों में बदल गया, जो नीचे बिखर गया। एक पहाड़ के रूप में मुक्का, एक नदी के रूप में मुक्का। हजारों किलोमीटर तक पहाड़ और नदियां अनंत काल तक अमर रहेंगी। समुद्र और परिवेश केवल मेरे लिए ही मौजूद होंगे। रेशमी की अत्याचारी आभा जो अतीत में चमकी थी, फिर से प्रकट हुई, गर्व से भरी और अहंकारी दिख रही थी। बादलों के बीच प्रभातिका धीरे से मुस्कुराएं। उन्होंने मॉर्निंग सन इंटेंटेशन को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, जिसे डी ब्रेक फ्लावर द्वारा 13वीं परत तक बढ़ा दिया गया था। शू। उसी पल में अचानक पूरा आकाश अंधेरा छा गया। रात हो गई और बढ़ता अंधेरा असीम था। इस समय धीमा हो रहा था। रेशमी के बेहद तेज मुक्के की हर हरकत भीड़ की आंखों के सामने एकदम साफ हो गई। कुछ समय बाद, शायद ये एक पल था, शायद ये 100 साल था, सुबह का सूरज पूर्व से उछल पड़ा। एक पल में इसने एक उज्जवल प्रकाश दिया और पूरी दुनिया फिर से उज्जवल हो गई। अंधेरी रात के विपरीत सुबह का सूरज और भी अधिक चकाचौंध, असीम रूप से देदीप्यमान दिखाई दिया। सुबह के सूरज के टूटने की स्थिति। सच्चे अंधकार का अनुभव करने और राख से उठने के बाद ही सुबह के सूरज की स्थिति सही और निर्दोष हो सकती है। तभी ये हजारों किलोमीटर के पहाड़ों और नदियों पर तेज रोशनी चमका सकता है। सुबह की उग्र लाल सूर्य धूप के तहत जैसे ही अंधेरे का अंतिम निशान टूट गया, सुरुचिपूर्ण प्रभातिका रेशमी के अमर पहाड़ों और नदियों की मुट्ठी से टकराई। बूम, बूम, बूम। जैसे ही मुट्ठियां टकराईं, रेशमी के पीछे के ऊंचे पहाड़ ढह गए। कभी न खत्म होने वाले बहते पानी ने भी इस पंच के साथ एक भंवर बनाया, पूरी तरह से रुक गया। पहाड़ टूट गए, पानी टूट गया और पहाड़ और नदियां समाप्त हो गईं। रेशमी ने एक कौर खून की उल्टी की। उसकी अत्याचारी आभा, जो गर्वित और अहंकारी लग रही थी, सुबह के सूरज की रोशनी में गायब हो गई। केवल अब रेशमी ने एक छोटी लड़की की कमजोरी का खुलासा किया। वो विलो कैटकिन की तरह जमीन पर गिर पड़ी। ड्रैगन की विशाल विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म में फैल गया और ड्रैगन की दहाड़ बिना अंत के गूंज उठी। हालांकि आसमान में सुबह का सूरज पहले से ही काफी कम हो चुका था, फिर भी एक गर्व से उठा और सभी दिशाओं में अपना प्रकाश चमका रहा था। प्रभातिका ने धीरे से अपना हाथ लहराया और उसके पीछे मंद सुबह का सूरज तुरंत बिखर गया। फिर उसने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और धीरे धीरे नीचे तैरने लगा। जमीन पर विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म की दरारें धीरे धीरे ठीक हो गईं। जैसे ही ड्रैगन की समाप्त हुआ, ड्रैगन की दहाड़ भी धीरे धीरे गायब हो गई। पीली रेशमी ने प्रभातिका की ओर देखा और धीरे से कहा,
तुम जीत गईं। ये वास्तव में कोई संयोग नहीं है कि तुम मेरा वरीयता प्राप्त स्थान छीनने में कामयाब हुईं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुमने अपनी ताकत का कितना हिस्सा बाहर निकाला? रेशमी का सवाल स्पष्ट रूप से कई लोगों का सवाल था। 8 महान कुलों के वंशजों ने अपने कान खड़े कर लिए और ऊपर देखा। अर्जुन देव ने रेशमी को हराया था। 5 राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता के शीर्ष 8 स्थानों पर एकाधिकार करने के 8 नोबल कुलों का इतिहास टूट जाएगा। प्रभातिका ने जो ताकत दिखाई वो पहले से ही उनके लिए खतरा थी। आखिरकार अर्जुन देव और चमन चौधरी ने केवल 10 महान संप्रदायों के शिष्यों को हराया था, हालांकि प्रभातिका ने रेशमी को हराया था। नतीजों के मामले में प्रभातिका अर्जुन देव और चमन चौधरी से बेहतर रहीं, इसलिए उन्होंने अधिक ध्यान आकर्षित किया। प्रभातिका दिखावा नहीं कर रही थी, उसे रेशमी से कोई शिकायत नहीं थी। इसके अलावा वे दोनों महिला कृषक थीं, वे दोनों एक दूसरे की ताकत की प्रशंसा करते थे, इसलिए उसने सीधे रेशमी को बता दिया। हालांकि प्रभातिका ने अपने सार को इस्तेमाल किया और अपनी आवाज को पेश किया। उसने केवल रेशमी को बताया, जिसे अन्य लोगों ने निराश किया। जब रेशमी ने यह सुना तो वो खूबसूरती से मुस्कुराई और विंड क्लाउड प्लेटफॉर्म को अकेला छोड़ दिया। बड़े भाई अर्जुन देव, आपको क्या लगता है कि उन्होंने प्रभातिका की कितनी ताकत का उपयोग किया? अर्जुन देव के बगल में मौजूद सुमेर ने जिज्ञासा से पूछा। ये सिर्फ सुमेर ही नहीं था, सभी देखने वाले साधक इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने कहा कि प्रभातिका ने केवल 60% का उपयोग किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेशमी पूरी तरह से हार गई थी। भले ही उसकी अमर पर्वत और नदियों की तकनीक बिखर गई हो, लेकिन उगता सूरज बिखरा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि प्रभातिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि अमर पर्वत और नदियों की मुट्ठी इतनी शक्तिशाली थी। वो अपनी ताकत का केवल 60% उपयोग कैसे कर सकती थी? अर्जुन देव का अपना निर्णय था। वो बुदबुदाया, लगभग 80%। उनकी ताकत वास्तव में लगभग समान है। यदि प्रभातिका ने अपनी ताकत का केवल 60% उपयोग किया होता तो वो पहले के सैकड़ों चालों में गंभीर रूप से घायल हो जाती। वो अधिकांशतः अपने लाभ के कारण विजय हासिल कर सकी। अंत में रेशमी की अमर पर्वत और नदियों की तकनीक सही नहीं है, हालांकि प्रभातिका की राइजिंग सन तकनीक असीम रूप से पूर्णता के निकट है। सुमेर ने सिर हिलाया, पूरी तरह से समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने पूछा, पूर्णता के असीम निकट, आपका क्या मतलब है? प्रभातिका पर नजर डालते हुए अर्जुन देव ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया। फिर उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी एक व्यक्तिगत भावना है। मुझे लगता है कि इसमें प्रकृति का स्वाद नहीं है, जैसे कि इसे किसी ने गढ़ा हो, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए ये पूर्णता से अलग नहीं है। जब अर्जुन देव ने प्रभातिका की ओर देखा तो प्रभातिका ने भी उस पर ध्यान दिया। प्रभातिका ने मंद मंद मुस्कुराई और अपनी आवाज को पेश किया। अर्जुन देव, मैं रैंकिंग की लड़ाई में आपका इंतजार करूंगी। मुझे आशा है कि आप इस बार मुझे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकेंगे। अर्जुन देव ने भी अपनी आवाज को पेश किया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा।